नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फोकस होकर आप पूरे प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उनको अपने रजिस्टर पर लिखिए और बाद में उसको तैयार करिए। इससे दो काम होंगे, एक तो आपके जो प्रश्न आपको नहीं बना वो आपको याद हो जाएगा और दूसरा कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपकी एक रजिस्टर में नोट डाउन हो जाएंगे। इससे होगा क्या, आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन होगा जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे तो उसकी इमेज जो होगी आपके दिमाग में परमानेंटली बनेगी या स्थायी बनेगी। तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे जीएस में। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जीएस के लिए भी वही बात है कि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे जीएस में। तो आपको पूरे मन से प्रैक्टिस करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? आपके ऑप्शन है नियाकिस, अरिस्टोबुलस, अनोसिक्रेटस और मेगास्थनीज। नियाकिस को निर्याकस के नाम से भी जाना जाता है, निर्याकस। ठीक है, तो निर्याकस जो था भारत में सिकंदर के साथ आया था और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक है, तो यह जहाजी बेड़े का एडमिरल था, मिरल। ठीक है, तो निर्याकस सिकंदर के साथ भारत आया था और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। अरिस्टोबुलस भी आपका सिकंदर के साथ भारत आया था। ओनोसिक्रट्स जो था आपका सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। ठीक है, तो जहाजी बेड़े का चालक सिकंदर का ओनोसिक्रिट्स था। यदि बात की जाए निर्याकस, अरिस्टोबुलस और अनोसिक्रिट्स, यह तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज जो था सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, यदि बात की जाए मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का जो दूत मेगास्थनीज था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, और इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और यह सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। इसको भारत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है एपियानस के द्वारा, प्लूटार्क के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा या विलियम हेक के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का जो वर्णन किया है वो एपियानस ने किया है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि इनके विवाह की घटना को देखा जाए तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं इतिहास में और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका विवाह कैसे हुआ। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राजा सेल्यूकस निकेटर को मनाया जाता है। इसके मन में भी कहीं ना कहीं भारत विजय की लालसा होती है। इसके कारण यह सिंधु नदी को पार करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ जिसमें आपकी जीत हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुई 303 ईसा पूर्व में। 303 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और दहेज के रूप में इसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य प्रदान किए, 4 राज्य सौंप दिए। यह 4 राज्य कौन कौन से थे देखते हैं। पहला राज्य था आपका एरिया,
एरिया, दूसरा था अराकोसिया, अराकोसिया, तीसरा था जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, और चौथा था आपका पेरिपेनिसदाई, पेरिपेनिसदाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से और दहेज के रूप में से 4 राज्य सौंपे थे, जिसका नाम था एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेरोदाई। ठीक है, तो यह 4 राज्य आपके सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चारुदत्ता नामक नाटक के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है शूद्रक हैं, विशाखदत्त हैं, भास हैं या कालिदास हैं। बात की जाए शूद्रक, तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तका लिखी गई थी। मृच्छकटिकम, कटिकम नामक पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं आपके विशाखदत्त हैं, तो विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चारुदत्ता नामक नाटक के नाटककार जो हैं भास हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन असत्य होगा। पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और बैरेल्स के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। कली नहीं, अली है भैया। ठीक है, तो हैदर अली और कॉर्नवालिस के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और बेलेज अली के बीच में हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो यदि बात की जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो यह हैदर अली और बैरेल्स के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। यदि आपका देखा जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह आपका हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि असत्य छांटना था तो यही ऑप्शन आपका असत्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय आजाद ए पायमी क्रांतिकारी अखबार के संपादक कौन थे? तो आपको बताना है जो 1857 में आजाद ए पायमी नामक जो अखबार आता था, इसके संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है नेहरू जी, एनी बेसेंट, अबुल कलाम आजाद या मियां बेदार वक्त। यदि बात की जाए नेहरू जी की, तो नेहरू जी के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन किया जाता था, और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन व्हील नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। कॉमन व्हील, ठीक है, और अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का संचालन या प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 के समय जो आजाद ए पायमी क्रांतिकारी अखबार था, इसके संपादक थे आपके मियां बेदार वक्त जी। ठीक है, तो मियां बेदार वक्त के द्वारा आजाद ए पायमी क्रांतिकारी अखबार का संपादन
किया जाता था? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, खान अब्दुल गफार खान थे, या नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक है, तो आपको बताना है कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे। यदि बात की जाए गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक जो संगठन था इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग, ठीक है, तो होम रूल लीग की जो स्थापना थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बात की जाए खान अब्दुल गफार खान की, तो इन्हें लाल कुर्ती दल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती दल का संस्थापक आपके खान अब्दुल गफार खान को माना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया संगठन की जो संस्थापक थी आपकी नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो आपको बताना है एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, या इलाहाबाद अधिवेशन। तो यदि बात की जाए एनी बेसेंट के द्वारा कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट के द्वारा 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इन्हें प्रथम विदेशी महिला माना जाता है जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, तो प्रथम विदेशी महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वह है आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट के द्वारा कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यदि यहीं पर बात की जाए कानपुर अधिवेशन की, तो कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, यदि बात की जाए अमृतसर अधिवेशन की, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जिसमें जलियांवाला हत्याकांड की भर्त्सना की गई और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, यदि बात की जाए इलाहाबाद अधिवेशन की, तो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले के द्वारा इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और यह अध्यक्षता की थी इन्होंने 1888 में। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति जो था जॉर्ज यूले था। ठीक है, तो प्रथम विदेशी व्यक्ति जो था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह जॉर्ज यूले था। तो जॉर्ज यूले प्रथम विदेशी व्यक्ति था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च को, 8 मई को, 22 अप्रैल को, या 22 मार्च को। यदि बात की जाए 22 मार्च की, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस। 22 अप्रैल को देखा जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात की जाए तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। और आपका रेड क्रॉस दिवस जो होगा 8 मई को मनाया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, आपको बताना है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आपका समताप मंडल होता है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल के ऊपर आपका आयन मंडल होता है, और आयन मंडल के ऊपर आपका बाह्य मंडल होता है। ठीक है, ये हो जाएगी पृथ्वी के ऊपर वाली जो परत होगी इसे हम क्षोभ मंडल बोलेंगे। ये जो बीच का पार्ट है ये क्षोभ मंडल का है। ऊपरी जो परत होगी इसके ये वाली, इसको हम बोलेंगे समताप मंडल। समताप मंडल की ऊपर वाली जो परत होगी इसे हम बोलेंगे मध्य मंडल, और मध्य मंडल की ऊपर वाली जो परत होगी इसे हम बोलेंगे आयन मंडल, और आयन मंडल के बाहर जो होती है इसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ पे होंगी, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी आपकी क्षोभ मंडल में होंगी। और आपसे यदि पूछ लिया जाए ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, तो आपको याद रखना है समताप मंडल। ये आपका क्षोभ मंडल था, ये आपका है समताप मंडल। तो ओजोन परत जो पाई जाती है तो आपको याद रखना है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं उसमें एस्टेरॉयड हार्मोन पाया जाता है। एस्टेरॉयड में भी आपका पर्टिकुलर हार्मोन है जिसका नाम है मीफेप्रेस्टोन। मीफेप्रेस्टोन, ठीक। मीफेप्रेस्टोन स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है यह शरीर में प्रोजेस्टेरोन को अवरुद्ध कर देता है, प्रोजेस्टेरोन के स्राव को रोक देता है। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन होता है जो कि भ्रूण के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, यदि मीफेप्रेस्टोन के कारण इसके स्राव को रोक दिया जाएगा तो भ्रूण अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि बात की जाए राजेंद्र प्रसाद की तो राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यदि बात की जाए नेहरू जी की तो नेहरू जी संघ विधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ विधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे आपके नेहरू जी। तो आपको याद रखना है नेहरू जी संघ विधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे आपके नेहरू जी। यदि बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो यह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी को भी क्षमादान दे सकता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी को भी क्षमादान दे सकता है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 61। यदि बात की जाए अनुच्छेद 61 की तो अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 61
राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। यदि बात की जाए अनुच्छेद 51 का की, तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 51 का। यदि बात की जाए अनुच्छेद 39 का की, तो यह समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी को भी क्षमादान देने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं होगा यहाँ पे, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या उच्चतम न्यायालय को। तो आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष यदि अपने कार्यकाल से पहले ही अपने पद को छोड़ना चाहेगा तो वह किसे त्यागपत्र देगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है लीला सेठ थी, फातिमा बीवी थी या अन्ना चांडी थी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपके ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाया। अगला प्रश्न है आपका, लाल क्रांति संबंधित है। आपके ऑप्शन है मांस एवं टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, प्याज और झींगा उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। यदि बात की जाए तिलहन उत्पादन की, तो तिलहन उत्पादन होगा आपका पीली क्रांति से संबंधित, पीली क्रांति से संबंधित होगा आपका तिलहन उत्पादन। प्याज और झींगा उत्पादन आपका गुलाबी क्रांति से संबंधित है, गुलाबी क्रांति से संबंधित है प्याज और झींगा उत्पादन। यदि बात की जाए आलू उत्पादन की, तो आलू उत्पादन का संबंध है गोल क्रांति से, तो गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल क्रांति का संबंध है मांस एवं टमाटर के उत्पादन से, ठीक है। मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1975 में, 1982 में, 1990 में या 1955 में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। यदि यहीं पर बात की जाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। यदि बात की जाए 1982 की, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और शिव रमन समिति की संस्तुति पर की गई थी, ठीक है। तो आपसे यदि पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की संस्तुति पर की गई थी, तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू। जय हिंद।